हेलो एवरीवन। आज का हमारा लेक्चर है संविधान की प्रमुख विशेषताओं के ऊपर और ये पॉलिटी का थर्ड चैप्टर है। इससे पहले हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 डिस्कस कर लिए हैं, तो इसको आप आई बटन से क्लिक करके देख सकते हैं पूरी प्लेलिस्ट को। और चैनल पर नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें हम एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी बुक को पूरा कवर करेंगे। इसके साथ साथ अदर जो सेट के एग्ज़ाम में या नेट के एग्ज़ाम में या यूपीएससी के एग्ज़ाम में हेल्पफुल टॉपिक्स हैं पॉलिटिकल साइंस के, उसको हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। सबसे पहले तो हमारी जो संविधान की प्रमुख विशेषता ये है कि भारत का जो संविधान है वो दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक, ऐसा इसलिए क्योंकि जो लिखित संविधान वाले देश हैं जैसे अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में जो संविधान है, या कनाडा, इन देशों में संविधान है उनमें अनुच्छेद की संख्या, और भारत में जो संविधान है उनमें अनुच्छेद की संख्या जस्ट डबल से भी ज़्यादा है ना। जैसे आप अमेरिका में देखेंगे तो केवल आपको 7 अनुच्छेद मिलेगा, या कनाडा, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों के संविधान में देखेंगे तो वहाँ आपको केवल 150 के आसपास अनुच्छेद मिलेगा। लेकिन जो भारत का संविधान है यहाँ आपको क्या मिलता है, 395 अनुच्छेद, वो भी मूल रूप से। ठीक, मूल रूप से क्यों? क्योंकि जब भारत का जब संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को, तब इतने अनुच्छेद थे। और अभी जैसे आप देखेंगे तो अभी आपके पास भारत के संविधान में 470 अनुच्छेद हैं, है ना। और भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद के साथ साथ जब मूल रूप से क्या था, इसमें 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ थी। अब कितने भाग हैं? अब 22 भाग हो गए हैं, 25 भाग, और जो 8 अनुसूची थी वो हो गए हैं 12 अनुसूची, है ना। तो भारत का संविधान क्या है, सबसे लंबा लिखित संविधान है। और इसके पीछे कारण है। कारण क्या है? भारत की भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति क्यों है? क्योंकि यहाँ क्या है, अलग अलग प्रकार के स्टेट हैं, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, ठीक है, अलग क्षेत्र के लोग हैं, उनको अलग अलग प्रकार की सुविधाएं चाहिए। ठीक है, यहाँ क्या है, विदेशी नागरिकों को भी सुविधाएं हैं, भारतीय नागरिकों को भी सुविधाएं हैं, और इसके अलावा हर चीज़ लिखा हुआ है। भारत एक संघीय देश है। संघीय देश मतलब एक संघ, जो संघ का मतलब क्या होता है, जिसमें शक्ति केंद्र और राज्य में बटी होगी। ठीक है, तो भारत में क्या किया गया है, संघ की भी शक्तियों को लिखा गया है, मतलब केंद्र की शक्ति को लिखा गया है, राज्यों की शक्ति को भी लिखा गया है। और यहाँ क्या है, एकल संविधान, एक ही संविधान है, राज्य का अलग संविधान नहीं है ना। इसके अलावा ऐतिहासिक प्रभाव भी है। क्या है? 1935 का अधिनियम। इसके अलावा हमारे जो देश के कानून विशेषज्ञ थे उनका भी प्रभुत्व रहा है। जैसे आप संविधान सभा, मैंने इससे पहले क्लास लिया था, उसमें बताया था कि हमारे जो संविधान सभा में चुन के लोग आए थे वो ज़्यादातर लोग क्या थे, वकील थे, है ना, या कानून के जानकार थे। तो इसलिए भी हमारा जो संविधान है वो ऐसा बना है कि भविष्य में कोई विवाद हो तो उसको सुलझाया जा सके। और साथ ही हमारे संविधान में एक व्यवस्था है जिसमें हम संविधान में कुछ और ऐड कर सकते हैं या उससे हटा सकते हैं, उसको बोला जाता है संशोधन। और जो संविधान में संशोधन किया जाता है वो किया जाता है आर्टिकल 368 के तहत, 368, इसको याद रखिएगा। ठीक, तो आर्टिकल 368 के तहत भारतीय संविधान में क्या किया जाता है, संशोधन किया जाता है, जिसके कारण हमारा संविधान क्या हो रहा है, और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया शुरुआत में कितना था, 395 अनुच्छेद, अब कितना हो गया, 470। तो ये क्या है, बढ़ रहा है ना। कैसे बढ़ रहा है? क्योंकि इसमें संशोधन हो रहे हैं। ठीक, अब संविधान की दूसरी विशेषता देखते हैं। दूसरी विशेषता ये है कि हमारे संविधान को विभिन्न स्रोतों से लिया गया है, विभिन्न स्रोतों से विहित। कहाँ से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम, इसके अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, इन सब देशों के संविधान से लिया गया है। ठीक है, हमने लगभग क्या किया है, अलग अलग देशों के संविधानों का अध्ययन किया है, 60 से ज़्यादा देशों के संविधानों का अध्ययन किया है। और इसके लिए हमारे संविधान की आलोचना भी होती है, जिसका काउंटर डॉक्टर BR अम्बेडकर करते हैं। उनका कहना है कि हमारा जो देश का संविधान है वो विश्व के अलग अलग देशों के संविधानों को छानने के बाद बना है। ठीक है, हमने क्या किया है, उसको मॉडिफाई किया है हमारे हिसाब से। तो ये डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का स्टेटमेंट रहता है।
इसके बाद देखते हैं हमारे संविधान का तीसरा विशेषता। ये विशेषता है नम्यता और अनम्यता का। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हमारा संविधान, अगर आप उसमें कोई चीज़ जोड़ रहे हैं या हटा रहे हैं तो साधारण तरीके से जोड़ पा रहे हैं या उसमें कठिनाई आ रही है। ठीक है, इसी को साधारण भाषा में लचीला संविधान या कठोर संविधान बोला जाता है। जिसका मतलब ये है कि अगर आप संविधान में किसी चीज़ को जोड़ रहे हैं, हटा रहे हैं, अगर उसको आप आसानी से जोड़ ले रहे हैं तो वो संविधान होगा लचीला संविधान। और यदि उसमें जोड़ने में कठिनाई आ रही है, हटाने में, किसी प्रावधान को हटाने में कठिनाई आ रही है, तब वो होगा कठोर संविधान। दो देशों के संविधानों का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अमेरिका और ब्रिटेन। अमेरिका में क्या होता है, यदि आपको अमेंडमेंट करना है, अमेरिका के संविधान में कोई संशोधन करना है, तो संशोधन का सबसे पहले मतलब बता देता हूँ। संशोधन का मतलब होता है आप किसी चीज़ को जोड़ते हैं या हटाते हैं संविधान में, उसको संशोधन बोला जाता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत ये प्रक्रिया की जाती है, आर्टिकल 368 के तहत। ठीक, तो अमेरिका में क्या होता है, अगर आपको कोई वहाँ के संविधान में कोई चेंजेस करने हैं तो अमेरिका के सीनेट के द्वारा और अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, मतलब वहाँ भी क्या है, 2 सदन है, वहाँ से पारित करेंगे। उसके बाद वहाँ के स्टेट से भी पारित करवाना पड़ता है। उसके बाद फिर क्या होता है, वो जो एक प्रकार से अमेंडमेंट है वो पूरा होता है। ठीक है, और ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटेन में केवल पार्लियामेंट, मतलब ब्रिटेन में पार्लियामेंट अगर वहाँ की संशोधन को पारित कर दी तो वो क्या हो जाता है, संशोधन पारित हो जाता है। और पार्लियामेंट से पारित होने के बाद वहाँ राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है और ना ही उसको आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से व्यवस्था होती है। तो एक प्रकार से मान सकते हैं कि ब्रिटेन में क्या होता है, आप संशोधन की प्रक्रिया आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका में आप संशोधन की प्रक्रिया आसानी से नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वहाँ का संविधान क्या है, कठोर है, और ब्रिटेन का संविधान क्या है, लचीला है। हमारे यहाँ क्या व्यवस्था है, हमारे यहाँ कठोर भी है और लचीला भी है, परिस्थिति के अनुसार, है ना। हमारे यहाँ क्या है, आर्टिकल 368 के तहत संशोधन होता है और इसमें क्या किया गया है, प्रावधान दिया गया है कि यदि आपको संविधान में कुछ चेंजेस करने हैं तो उसके लिए आपको विशेष बहुमत चाहिए होगा। और इसमें भी 2 तरीके से चाहिए होता है। पहला तो विशेष बहुमत का मतलब होता है 2/3 और जितने उपस्थित सदस्य हैं उनमें का 50% + 1। ठीक है, ये परसेंटेज है, तो 50% + 1 और 2/3, उसको बोलते हैं विशेष बहुमत। 2/3 को अगर आप काउंट करेंगे, जैसे 100 कैंडिडेट आप मान के चलिए, 100 का 2/3 निकालेंगे, 66.66 कुछ आएगा, और कुल सदस्यों का 50% + 1 मतलब 51 मेंबर आएगा। तो इससे ज़्यादा होना चाहिए, 51 से ज़्यादा, ये 67 होना चाहिए, तब वो पारित होगा। इसको और आगे हम जब संसद पढ़ेंगे उसमें डिटेल से पढ़ेंगे कि विशेष बहुमत क्या होता है, साधारण बहुमत क्या होता है, आधे से अधिक राज्यों की सहमति कैसे ली जाती है, उन सब चीज़ों को देखा जाएगा। अभी शॉर्ट में ये समझिए कि विशेष बहुमत चाहिए, कैसा चाहिए। देखो, कोई भी जो संशोधन पारित होता है वो एक प्रक्रिया से पारित होती है। सबसे पहले तो आर्टिकल 368 के तहत पारित होता है। पहले उसको लोकसभा में पेश किया जाता है, दूसरा फिर उसको राज्यसभा में पेश किया जाता है, उसके बाद फिर राष्ट्रपति उन पे साइन करते हैं, तब वो संशोधन एक प्रकार से पारित होता है। ये प्रक्रिया उल्टी हो सकती है, कभी राज्यसभा में पारित हो सकता है, उसके बाद लोकसभा में पारित हो सकता है, उसके बाद राष्ट्रपति साइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती है। अब जो मैंने पहला तरीका बताया उसमें क्या चाहिए, विशेष बहुमत चाहिए। कहाँ, यहाँ चाहिए विशेष बहुमत और यहाँ विशेष बहुमत चाहिए, मतलब लोकसभा में और राज्यसभा में, तब क्या होगा, पारित होगा। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या होता है, कुछ ऐसे विषय होते हैं जो राज्य के मामलों से जुड़े हुए होते हैं, उनमें क्या चाहिए होता है, आधे से अधिक राज्यों का सहमति और चाहिए रहता है। मतलब ये प्रक्रिया तो करेंगे ही, इतनी प्रक्रिया को आप करेंगे ही, उसके बाद आप क्या करेंगे, आधे से अधिक राज्य, जैसे 28 स्टेट हैं तो 28 के आधे से अधिक मतलब 15, 28 का आधा 14, उसका एक 15 स्टेट से आपको मंजूरी और चाहिए रहेगा। तब इस स्थिति में क्या हो जाता है, संविधान की प्रक्रिया कठोर हो जाती है। और मान लो
आपको कम बहुमत चाहिए, तब वो क्या हो जाएगा, संविधान की स्थिति जो संशोधन की स्थिति है वो लचीली हो जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान में क्या किया गया है, दोनों प्रकार की व्यवस्था है। समय के अनुसार भारतीय संविधान कभी नम्य हो जाता है और कभी अनम्यता, दोनों प्रकार का समन्वय इसमें रखा गया है। ठीक, इसके अलावा चौथी विशेषता ये है कि हमारे यहाँ क्या है, एकात्मकता की ओर झुकाव है। एकात्मकता क्या होता है उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आपको समझना होगा संघ व्यवस्था, संघात्मक क्या होता है। संघात्मक का मतलब होता है जिसमें शक्ति जो है दो सरकारों में विभाजित होती है, एक तो केंद्र सरकार और एक मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। जिसमें शक्ति क्या होती है, बटी हुई होती है, उसको बोलते हैं संघ। और एकात्मक का मतलब क्या होगा, जिसमें शक्ति एक के पास रहेगा, उसको बोलेंगे एकात्मक। तो भारत में क्या है, एकात्मक की ओर झुकी हुई संघीय व्यवस्था, मतलब संघीय व्यवस्था है लेकिन कुछ ऐसे ज़्यादा प्रावधान संघ को दिया गया है जिससे कि जो संघीय व्यवस्था है वो केंद्र की ओर झुक गई है। कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं, तो जैसे आपातकाल लगता है तब संघ की शक्ति बढ़ जाती है ना। एकल नागरिकता है हमारे यहाँ, संविधान का लचीलापन है, मतलब सेंट्रल के पास ज़्यादा पावर है उसको अमेंड करने का। एकीकृत न्यायपालिका है हमारे यहाँ, केंद्र के द्वारा राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवाएं हैं। कौन कौन सी अखिल भारतीय सेवाएं हैं, 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं हैं जो केंद्र के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। कौन कौन सी है, पहला तो IAS जो UPSC में आप एग्ज़ाम दिलाते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, ठीक। दूसरा है आपका IPS, इंडियन पुलिस सर्विस। तीसरा है आपका IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। इसके लिए आपको एक चीज़ बताना होगा कि जो IAS है और जो IPS है इनका पहले क्या नाम था, ठीक है। कमेंट में बताइए आप, इनको पहले दूसरे नाम से जाना जाता था, तो इसको आप बताइए। तो ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं जो केंद्र को ज़्यादा पावर दे रही है, ठीक है। तो एकात्मकता की ओर झुकाव का ये क्या है, एक प्रकार से निशानी है। और भारत के आर्टिकल 1 में भी कहा गया है कि भारत जो है राज्यों का एक संघ है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि इसका अर्थ आप बोल सकते हैं कि भारत में राज्यों के बीच किसी समझौते के निष्कर्ष का परिणाम नहीं है जो भारत में संघ जो बना है वो, है ना। मतलब ऐसा नहीं हुआ है कि बहुत सारे स्टेट आ गए और उन्होंने मिलकर के किसी भारत को बनाया, ठीक है। हमारे यहाँ क्या है, भारत पहले से था, उसके बाद स्टेट जुड़े हैं। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया है, देसी रियासतों को इकट्ठा किया है ना। तो हमारे यहाँ केंद्र पहले से क्या था, सशक्त था, ठीक है। ये था प्रावधान। इसके बाद देखते हैं कुछ कमेंटेटर हैं जो कि संघीय व्यवस्था के बारे में कमेंट करते हैं। जैसे केसी वेयर ने बोला है अर्ध संघीय व्यवस्था है भारत। मॉरिस जॉन्स ने बोला है बार्गेनिंग फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला है ग्रैनविल ऑस्टिन ने। और फेडरलिज्म विद द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी आइवर जेगनिंग्स के द्वारा बोला गया है। तो इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है। ये PYQ है, नेट में पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है। अर्ध संघ किसने बोला है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसने बोला है, ये पूछा जा चुका है, तो इसको आपको याद रखना है। इसके बाद हमारे संविधान की और विशेषता ये है कि हमारे संविधान में क्या है, सरकार का संसदीय स्वरूप पाया जाता है। देखो सरकार 2 प्रकार की होती है, हालांकि और भी उसको प्रकार में बांटा जा सकता है, लेकिन लोकतांत्रिक सरकार को आप 2 प्रकार में बांट सकते हैं। पहला तो अध्यक्षीय प्रणाली जिसको आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम बोलते हैं, और दूसरा होता है संसदीय प्रणाली जिसको आप पार्लियामेंट्री सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री। प्रेसिडेंशियल मतलब जिसमें राष्ट्रपति ही सब कुछ करेगा, सारी शक्तियां राष्ट्रपति के हाथ में होगी। पार्लियामेंट्री मतलब जिसमें संसद के द्वारा कार्य चलेगा और
उसमें दो प्रकार की शक्तियाँ होंगी, मतलब एक नॉमिनल हेड होगा और एक रियल हेड होगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या होता है नॉमिनल, क्या होता है रियल हेड और राष्ट्रपति अध्यक्षीय प्रणाली। तो अध्यक्षीय प्रणाली का मतलब ये होगा, जैसे अमेरिका में है अध्यक्षीय प्रणाली, एग्जाम्पल से समझते हैं। अध्यक्षीय प्रणाली अमेरिका में है। अमेरिका में क्या होता है, 4 साल के लिए चुनाव होता है, मतलब हर 4 साल में चुनाव होता है और एक प्रेसिडेंट चुना जाता है। और प्रेसिडेंट ही क्या होता है, प्रेसिडेंट ही एक प्रकार से बोल सकते हैं कि कार्यपालिका का प्रमुख होता है। वास्तविक प्रमुख भी वही होता है और नाम मात्र का प्रमुख भी वही होता है कार्यपालिका का। ठीक है, विधायिका अलग है वहाँ की, कार्यपालिका का प्रमुख ये होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इसको पहले आप जान लीजिए। पहले तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका क्या करती है, नियम को लागू करने का काम करती है। विधायिका क्या करती है, नियम को बनाने का काम करती है। और न्यायपालिका न्याय देने का काम करती है और साथ ही नियम को जस्टिफाई करती है, या एक प्रकार से उसको बताती है कि नियम क्या है एक्चुअल में। ठीक, तो ये सब काम रहता है न्यायपालिका का और कार्यपालिका का, व्यवस्थापिका का, है ना। तो साधारण अर्थों में आप समझ सकते हैं कि जो नियम बनाएगा वो क्या होगा, विधायिका होगा, और जो नियम को लागू करेगा वो कार्यपालिका होगा। अभी पहले दो चीज़ों पे बात करते हैं। अमेरिका में क्या होता है, अध्यक्षीय प्रणाली है ना। और अध्यक्षीय प्रणाली मतलब प्रेसिडेंट ही क्या है, कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख है, मतलब उसके नाम से ही काम किया जाएगा और वही काम करेगा। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि प्रेसिडेंट के नाम से काम किया जाता है, लेकिन वास्तविक काम कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है ना। तो ये चीज़ होता है दोनों में अंतर, और भी बहुत सारे अंतर होते हैं इसमें। हमारे यहाँ क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया गया है। जैसे कि हमारे यहाँ लंबे समय से हम क्या थे, ब्रिटेन के गुलाम थे, और ब्रिटेन में भी संसदीय प्रणाली चल रही थी। वेस्टमिंस्टर ये क्या है, एक स्थान का नाम है, और इसी के आधार पर संसदीय प्रणाली स्टार्ट हुई है। तो इसको बोला जाता है वेस्टमिंस्टर मॉडल। तो सरकार का क्या है, संसदीय रूप हमारे यहाँ है। और जिस भी देश में संसदीय रूप होगा वहाँ क्या क्या होगा, दो प्रकार की कार्यपालिका होगी, एक वास्तविक और एक नाम मात्र। जैसे आप स्टेट में भी देखेंगे या तो सेंट्रल में भी देखेंगे तो वहाँ भी क्या है, आपको दो प्रकार की कार्यपालिका दिखेगी। वास्तविक कार्यपालिका मतलब जिसके द्वारा काम किया जा रहा है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, पीएम, क्या है, वास्तविक कार्यपालिका है। नाम मात्र की कार्यपालिका मतलब जिसके नाम से काम किया जा रहा है, जैसा प्रेसिडेंट। ठीक है, सील और साइन प्रेसिडेंट का रहता है, लेकिन डिसीजन या ज़्यादातर चीज़ें मंत्रिमंडल या कैबिनेट के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा राष्ट्रपति से, मतलब एक प्रकार से राष्ट्रपति को सजेस्ट करके करवाया जाता है। ठीक, तो भारत में भी क्या है, दो प्रमुख हैं, नाम मात्र के प्रमुख और वास्तविक प्रमुख। इसके अलावा संसदीय प्रणाली में ये होता है कि जिसके पास भी बहुमत होगा उसकी सत्ता होगी। जैसे आप देख रहे हैं भारत में या छत्तीसगढ़ में चुनाव होगा, ठीक है, लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, जिस भी दल को बहुमत मिलेगा उसी दल के पास क्या रहेगी, सत्ता रहेगी। और इसमें ऐसा नहीं होता कि आप एक बार चुन के आ गए तो 5 साल के लिए आपको कोई नहीं हटा पाएगा। ठीक है, अध्यक्षीय प्रणाली में ऐसा होता है कि 4 साल के लिए आप बनेंगे अमेरिका में, है ना। लेकिन भारत में क्या है, आप अगर बहुमत साबित नहीं कर पाए तो आपकी सरकार 13 दिन में गिर जाएगी। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी केवल 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने हुए थे, है ना। तो बहुमत जब तक आपके पास रहेगा तब तक ही आपका क्या रहेगा, शासन चल पाएगा। ये संसदीय प्रणाली की विशेषता है और ये भारत के संविधान की विशेषता है। कार्यपालिका की जवाबदेही होती है, मंत्री विधायक जो है एक प्रकार से मंत्री जो होते हैं, मतलब कार्यपालिका के सदस्य क्या होते हैं, विधायिका के भी सदस्य होते हैं। मतलब आपके जो मंत्री होते हैं वो कहाँ बैठते हैं, विधानसभा में बैठ रहे हैं या संसद में बैठ रहे हैं। तो संसद क्या काम करती है, नियम बनाने का काम करती है, और मंत्री क्या करते हैं, कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। कार्यपालिका मतलब नियम लागू करने वाली संस्था। अमेरिका में क्या होता है, 3 अलग अलग संस्थाएं हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तीनों का काम अलग अलग है और तीनों एक दूसरे के सदस्य नहीं होते हैं। लेकिन भारत में विधायिका और कार्यपालिका दोनों एक साथ हैं। जैसे कि जो मंत्री है वो नियम को लागू भी कर रहा है
और नियम को बनाने में भी उसका क्या है, योगदान है। ठीक है, तो ये भारत के संविधान की विशेषता है, या संसदीय प्रणाली की भी विशेषता है, इसको भी आपको याद रखना है। और निचले सदन को कभी भी विघटित किया जा सकता है और प्रधानमंत्री का नेतृत्व रहता है या मुख्यमंत्री का नेतृत्व रहता है, ये संसदीय प्रणाली की विशेषता है। निचला सदन कौन सा सदन होगा, लोकसभा या विधानसभा? लोअर हाउस जिसको बोला जाता है। अपर हाउस किसको बोला जाता है, इसको आप कमेंट में बताइए। फर्स्ट सदन मतलब प्रथम सदन किसको बोला जाता है, लोअर हाउस किसको बोला जाता है, अपर सदन किसको बोला जाता है, कमेंट में आप बताइए। ठीक, इसके अलावा ये जो सरकार चलती है भारत में, या संसदीय सरकार जो चलती है, उसको प्रधानमंत्री सरकार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सारे काम जो राजनीति के जानकार होते हैं उसको प्रधानमंत्री सरकार के रूप से इसको जाना जाता है। इसके बाद देखते हैं अन्य विशेषता, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। देखो, दो प्रकार के मॉडल होते हैं, संप्रभुता के और सर्वोच्चता के दो मॉडल होते हैं। इसका मतलब है कि पावरफुल कौन है, संसद ज़्यादा पावरफुल है या न्यायपालिका ज़्यादा पावरफुल है या संविधान ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या है, समन्वय है। किस में समन्वय है? एक तो संसद कानून बनाती है तो उसकी जांच न्यायपालिका कर सकती है, और दूसरा ये है कि अगर न्यायपालिका कोई जजमेंट दे रही है तो उसके लिए भी कानून बना सकती है पार्लियामेंट। तो दो तरीके से होते हैं। जैसे कि ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटेन में संसद संप्रभु है, मतलब ब्रिटेन अगर चाहे तो दिन को रात और रात को दिन बोल सकता है। ठीक है, और उसने पास कर दिया तो फिर वो सबको मानना पड़ेगा। ठीक, तो ब्रिटेन में क्या है, संसदीय व्यवस्था है, संसद जो चाहेगी, जो नियम चाहेगी वो बना सकती है। और जो अमेरिका है, अमेरिका में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा क्या किया गया है, वहाँ एक प्रकार से जुडिशल रिव्यू का सिस्टम चलता है, न्यायिक पुनरावलोकन का। ठीक है, अगर पार्लियामेंट कोई गलत नियम बनाती है तो वहाँ के अमेरिका का जो कोर्ट है वो क्या कर सकता है, उसको नल एंड वाइड कर सकता है, हटा सकता है। ठीक है, तो ये प्रावधान है। हमारे यहाँ क्या है, दोनों में एक प्रकार से समन्वय है। अगर न्यायालय क्या कर रही है, कोई ऐसी डिसीजन दे रही है तो उसको एक प्रकार से संशोधित कर सकती है पार्लियामेंट, और अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा डिसीजन या कोई रूल बना रहा है तो उसको फिर चेक कर सकती है न्यायपालिका। ठीक है, तो दोनों में क्या है, एक प्रकार से समन्वय है। इसमें आपको दो चीज़ों को देखना ज़रूरी है। पहला तो विधि की नियत प्रक्रिया, और दूसरी है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि की नियत प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और भारत में क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। ये दोनों में क्या अंतर है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब है कि जो नियम कानून बनाए गए हैं क्या वो सही तरीके से बनाया गया है या नहीं। ठीक है, दोनों में अंतर, बेसिक अंतर ये है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब ये है कि जो नियम कानून बना है वो सही व्यक्ति के द्वारा या सही संस्था के द्वारा बना है कि नहीं बना है, और उसी विधि के अनुसार फिर क्या होगा, न्याय होगा। ठीक है, वो होता है विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो भारत में लागू है। और अमेरिका में क्या था, विधि की नियत प्रक्रिया। विधि की नियत प्रक्रिया का मतलब है कि जो विधि बनी है क्या वो विधि सही है कि नहीं, मतलब विधि सही तरीके से बनी है इससे मतलब नहीं है, वो विधि सही है कि नहीं। मतलब जैसे कि संसद है, संसद अगर कोई नियम कानून बना रही है तो वो सही होगा, वो स्थापित प्रक्रिया उसमें आ जाएगा, लेकिन वो जो नियम बना है वो सही बना है कि नहीं बना है। ठीक है, जैसे कि मान लो संसद के द्वारा कोई ऐसा कानून बना दिया जाता है और वो पास भी हो जाता है जिससे कि लोगों को नुकसान होगा, तो उसको विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सही बोला जाएगा। लेकिन विधि की नियत प्रक्रिया के तहत उसमें देखा जाएगा कि लोगों को नुकसान हो रहा है, ये विधि ही गलत है, तो इसके बनाने की प्रक्रिया से हमको कोई मतलब नहीं है, है ना। तो ये दो तरीके होते हैं। अमेरिका के संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया है और भारत के संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। लेकिन हमारे यहाँ एक केस आया, मेनका गांधी केस 1978 में, जिसमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वो एक स्टेप पे आगे बढ़ गया और विधि की नियत प्रक्रिया को भी अपना लिया गया। ठीक है, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ
और प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये दोनों में क्या है, अंतर है। इसके अलावा हमारे यहाँ क्या है, संतुलन है न्यायपालिका और पार्लियामेंट में, मतलब जो विधायिका है और न्यायपालिका है, दोनों में क्या है, संतुलन है। मैंने बताया कि न्यायपालिका क्या कर सकती है, न्यायिक समीक्षा कर सकती है, और जो संसद है वो एक प्रकार से संशोधन करने की शक्ति रखती है। तो एक दूसरे में क्या है, संतुलन बना हुआ है। तो ये है। इसके अलावा विशेषता है कि हमारे यहाँ क्या है, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका पाया जाता है। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब है कि हमारे यहाँ क्या है, एक सर्वोच्च न्यायालय है, मतलब एक सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। उसके अधीन आ जाते हैं हाई कोर्ट, और फिर उसके अधीन आ जाते हैं जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या अदर कोर्ट्स, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या है, एक शीर्ष न्यायालय है। शीर्ष न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, यहाँ के बाद फिर हाई कोर्ट, उसके बाद फिर सब ऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है। जैसे यहाँ के डिसीजन से आप खुश नहीं हैं तो फिर यहाँ जाएंगे, यहाँ से फिर यहाँ जाएंगे। तो एक स्ट्रक्चर है, मतलब अलग अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में सेंट्रल के लिए अलग कोर्ट है, और जो डिस्ट्रिक्ट है या स्टेट है, सेंट्रल के लिए अलग कोर्ट है और स्टेट के लिए अलग कोर्ट है, ठीक है। मतलब स्टेट के लॉ को लागू करवाने की जिम्मेदारी स्टेट के कोर्ट की है, और जो सेंट्रल का कोर्ट है, मतलब केंद्र स्तर का कोर्ट है, वो केंद्र के कानून को लागू करवाएगा। ये प्रावधान अमेरिका में है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या है, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है, ठीक है। तो ये भारत के संविधान में है। और स्वतंत्र कैसे है, तो स्वतंत्रता के लिए ये सब प्रावधान दिए गए हैं। न्यायाधीशों का कार्यकाल सुरक्षा है, वेतन में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, मतलब अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। सेवानिवृत्ति के बाद अदालत में कामकाज पर रोक लगाया गया है, और उनके जो भी खर्चे हैं वो राज्य सरकार, एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि राज्य नहीं, केंद्र सरकार या जो भी संचित निधि है, संचित निधि पर भारित होते हैं, ठीक। तो ये सारी विशेषताएं हैं हमारे संविधान की। इसके बाद देखते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। हमारे संविधान की मुख्य विशेषता ये भी है कि हमारे यहाँ जो मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकारों का आपको एक प्रकार से अधिकार प्राप्त है। अब बेसिकली मौलिक अधिकार क्या होता है? मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। जैसे शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तो अभी रिसेंटली बना है मौलिक अधिकार। समानता का अधिकार, समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सब आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसको ज़्यादा, वैसे इसको आगे और डिटेल से पढ़ेंगे, इसके ऊपर एक चैप्टर भी है ना, तो इसको आप आगे पढ़ेंगे ये सब चीज़ों को। तो इन अधिकारों का वर्णन हमारे यहाँ भारतीय संविधान में इन सब अधिकारों का वर्णन किया गया है। आर्टिकल, ये सारे आर्टिकल हैं, इनको याद रखना, आप पूछा जा चुका है। इसके अलावा एक और आपका मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को संशोधित करके फिर उसको संवैधानिक अधिकार बस बना दिया गया है या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। संपत्ति का अधिकार जो था आर्टिकल 31 में था, यहाँ पे आपको आर्टिकल 31 नहीं दिखेगा, तो 31 में क्या था, संपत्ति का अधिकार था, ठीक है। उसको डिलीट करके बोल सकते हैं कि 300 का के अंदर रखा गया, आर्टिकल 300 का या 300A के अंदर, ठीक है। तो ये मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं, 6 मौलिक अधिकार। शुरू में 7 था, एक अभी हट गया है, वही जो संपत्ति का अधिकार है। इसके अलावा आपको ये भी व्यवस्था है कि संपत्ति का अधिकार, ये तो बता दिया। इसके अलावा ये व्यवस्था है कि आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। सीधे सर्वोच्च न्यायालय के शरण में आप जा सकते हैं। और आपातकाल के समय में आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके सारे अधिकार हटा सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को नहीं हटाया जा सकता है। ये दोनों आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 20 है दोष सिद्धि के संबंध में आपका संरक्षण। जैसे आपका दोष सिद्ध हो गया तो सेम अपराध के लिए डबल सज़ा नहीं दे सकते, या ऐसे अपराध के लिए सज़ा नहीं दे सकते जो पहले से कोई कानून नहीं बना है उसके लिए, ठीक है।
आर्टिकल 21 है जीवन जीने की स्वतंत्रता, जो कि वास्ट आर्टिकल है, बहुत बड़ा आर्टिकल है। इसको आगे पढ़ेंगे हम जब हम मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे उसके बारे में। तो ये क्या है, भारत के संविधान की ये भी विशेषता है। इसके बाद देखते हैं भारत के संविधान की और विशेषता, ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व का मतलब है कि ये क्या है, राज्य को एक प्रकार से निर्देश है कि आने वाले समय में हम क्या बनाना चाहते हैं राज्य को। जैसे कि इसको 3 भागों में बांटा जाता है, सामाजिक, गांधीवादी, उदार बौद्धिक, है ना। ये भी एक चैप्टर है, इसको भी पढ़ा जाएगा। इसमें बेसिकली क्या दिया गया है कि राज्य के पास, जब हमारा संविधान बन रहा था तब हमारे पास उतने संसाधन नहीं थे या उतना पैसा नहीं था कि हम सबको रोज़गार दे सकें, ठीक है। तो संविधान बनाने वालों ने इसमें क्या रखा है कि आने वाले समय में जब राज्य के पास इन सारी चीज़ों की व्यवस्था हो जाएगी तो राज्य क्या करेंगे, राज्य का ये कर्तव्य होगा कि उसको धीरे धीरे लागू करेगा। जैसे आपको रोजगार का अधिकार है, ग्राम पंचायतों का अधिकार है, ठीक है, या अधिकार नहीं, इसको नीति निर्देशक तत्व में रखेंगे। तो ग्राम पंचायत जैसे शुरू में क्या था, नीति निर्देशक तत्व था, उसको फिर बाद में क्या किया गया, पंचायत को एक प्रकार से शामिल किया गया या पंचायत को इम्प्लीमेंट किया गया धीरे धीरे। जैसे इसमें समान रोजगार, समान वेतन का अधिकार है, सबको रोजगार का अधिकार है, ठीक है। तो राज्य इसको क्या करेगा, धीरे धीरे देगा। तो ये राज्य के लिए दायित्व है, ठीक है। मतलब उस टाइम पे हमारे जो संविधान को बनाने वाले लोग थे, उन लोगों ने क्या डिसाइड किया था कि आने वाले समय में जब भारत के पास संसाधन हो जाएंगे तो राज्य के पास ये दायित्व होना चाहिए कि इन सब चीज़ों को लागू करेगा। इसको हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है समाजवादी, क्या गांधीवादी और उदार बौद्धिक। थोड़ा सा जैसे बता दूं, सामाजिक मतलब जिसमें आपके आर्थिक अधिकारों की बात करेंगे, समान कार्य समान वेतन, ठीक। गांधीवादी मतलब जिसमें ग्राम पंचायत, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, इनकी बात किया जाएगा। उदार बौद्धिक मतलब जैसे शिक्षा का अधिकार है या इन सब चीज़ों को देने की बात होगी, ठीक। तो ये सब चीज़ें नीति निर्देशक तत्व भारत में दिया गया है। इसके अलावा मिनर्वा मिल्स केस आता है 1980। इसमें पहले विवाद चल रहा था, मौलिक अधिकार ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या डीपीएसपी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें बोला गया है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों एक दूसरे को संतुलित बनाए रखे जाएंगे और दोनों ही जरूरी हैं, ठीक। इसके अलावा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का भी वर्णन है। मौलिक कर्तव्य ये मूल रूप से नहीं था, बाद में इसको जोड़ा गया। कौन सी समिति की सिफारिश में, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश में। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया। इसमें क्या बोला गया कि भारत के जो देश के लोग हैं उनके पास अधिकार तो हैं, लेकिन बदले में उनको कुछ कर्तव्य भी निभाना होगा। जैसे राष्ट्रगान का सम्मान करना, संविधान का सम्मान करना, राष्ट्रीय संप्रभुता, एकता, अखंडता, इन सब चीज़ों को देखना। तो ऐसे करके 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 1976 में, ठीक। इसके बाद एक और जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाई करवाना, ये सब जोड़ा गया, ठीक। तो इसको, ये सब चीज़ों को हम आगे देखेंगे, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और इन सब चीज़ों को देखा जाएगा, ठीक। आगे चैप्टर है। इसके अलावा भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब ये है कि भारत का कोई एक विशेष धर्म नहीं होगा, और ये भी जो शब्द है वो बाद में जोड़ा गया है ना। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हमारे देश की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष बाद में जोड़ा गया है, पहले धर्मनिरपेक्ष शब्द हमारे प्रस्तावना में नहीं था, ठीक। तो ये भी क्या है, हमारे देश के संविधान की विशेषता है कि हमारा देश का संविधान जो है वो उसमें लिखा हुआ है कि क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत। इसका मतलब है कि सबको पूजा करने की स्वतंत्रता, सबको एक प्रकार से कानून के समक्ष समान माना जाएगा, किसी प्रकार की भेदभाव नहीं की जाएगी धार्मिक आधार पर। कोई अपने मन से पूजा पाठ कर सकता है, उनको कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। शैक्षणिक संस्थानों में किसी भी प्रकार का धार्मिक प्रचार नहीं दिया जाएगा। ये सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। इसके अलावा समान नागरिक संहिता
जैसे अभी छत्तीसगढ़ में भी लागू करने की बात चल रही है समान नागरिक संहिता, अलग अलग स्टेट में लागू करने की बात चल रही है, तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं और विशेषताएं। और विशेषता ये है कि हमारे संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया गया है। जहाँ बहुत सारे देशों ने क्या किया था, वयस्क मताधिकार के बारे में सोचा भी नहीं था, उस टाइम पे भी हमारे देश में क्या था, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार था। इसका मतलब है कि एक निश्चित एज पर सबको क्या मिल जाएगा, वोटिंग राइट्स मिल जाएगा। हमारा देश का जब संविधान बना तो उस टाइम पे वोटिंग एज का जो लिमिट था वो था 21 साल। मतलब 21 वर्ष से जो भी ऊपर का व्यक्ति होगा, नागरिक होगा, उसको क्या किया जाएगा, वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, बाद में इसमें संशोधन होता है। संशोधन क्या होता है, 1989 में एक संशोधन होता है, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। इसमें ये बोला जाता है कि जो वोटिंग का एज है उसको घटा दिया जाए, उसको 18 कर दिया जाए। ठीक है, तो 18 के एज में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। इसका मतलब ये है कि चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, ठीक है, या किसी भी धर्म, जाति, वंश, लिंग, साक्षरता हो या संपत्ति हो या ना हो, इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर वो 18 साल से ऊपर है तो उसको वोट डालने का अधिकार या मताधिकार उसको मिलेगा। तो ये हमारे देश के संविधान की विशेषता है। इसके अलावा हमारे देश में क्या है, एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का मतलब है कि हमारे देश में केवल एक ही नागरिकता प्रदान किया जाता है। मतलब भारत के ही क्या हो, आप नागरिक हो, छत्तीसगढ़ के नागरिक नहीं हो या मध्य प्रदेश के नागरिक नहीं हो। लेकिन अमेरिका में देखेंगे तो अमेरिका में आप अमेरिका के नागरिक होंगे, इसके अलावा वहाँ के जो स्टेट हैं वहाँ के भी नागरिक होंगे, वहाँ के राज्य जो हैं उनके भी नागरिक होंगे। ठीक है, तो एकल नागरिकता दिया गया है। एकल नागरिकता की विशेषता इसलिए है क्योंकि हमारा देश क्या है, संघीय है, और जितने भी संघीय देश हैं वहाँ क्या है, दो प्रकार की नागरिकता चलती हैं, एक संघ की नागरिकता और एक राज्य की नागरिकता। लेकिन भारत ऐसा देश है जहाँ संघीय व्यवस्था भी है और एकल नागरिकता भी है, मतलब एक प्रकार की नागरिकता दी गई है। ठीक, इसके अलावा कुछ स्वतंत्र निकाय की व्यवस्था की गई है हमारे संविधान में। स्वतंत्र निकाय क्या होते हैं, ऐसे निकाय जो राजनीति से अलग होते हैं या दबाव से अलग रह के काम करते हैं देश की भलाई के लिए। ठीक है, जैसे कि आपका यूपीएससी है, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, और चुनाव आयोग है, निर्वाचन आयोग है ना। इसके अलावा आपका जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखागार है, जो पैसों का संरक्षण करते हैं। तो ये सब क्या है, राजनीतिक दबाव में काम नहीं करते हैं, ये स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। ठीक है, और सीधे राष्ट्रपति को अपना रिपोर्ट सौंपते हैं या राज्यपाल को अपना रिपोर्ट सौंपते हैं। तो इनकी भी व्यवस्था की गई है भारत के संविधान में। इसको बोला जाता है स्वतंत्र निकाय, जो किसी भी राजनीतिक दबाव में क्या नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं। इसके अलावा भारत के संविधान में क्या किया गया है, आपातकाल का प्रावधान किया गया है। 3 प्रकार के आपातकाल हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य में आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है, जो पूरे देश में लगता है। राज्य में आपातकाल जो किसी एक क्षेत्र में लगेगा या राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण लगेगा। तीनों का आर्टिकल आप याद रखिए। राष्ट्रीय आपातकाल लगता है आर्टिकल 352 के तहत, और राज्य में आपातकाल लगता है आर्टिकल 365 के तहत, और जो वित्तीय आपातकाल लगता है वो आर्टिकल 360 के तहत। ठीक है, तो इसको याद रखिए। इसके अलावा भारत में क्या है, त्रिस्तरीय सरकार है। त्रिस्तरीय सरकार मतलब एक केंद्र सरकार है, उसके बाद फिर दूसरे स्तर पर राज्य सरकार है, फिर उसके बाद तीसरे स्तर पर क्या है, लोकल गवर्नमेंट है। ठीक है, त्रिस्तरीय सरकार है। पहले नहीं था, कब आया, 1992 में, जब पंचायती राज अधिनियम और नगरीय निकाय के लिए अधिनियम आया, संविधान संशोधन 73वां और 74वां। ठीक है, उसमें 3 स्तरीय
मतलब तीसरा स्तर जो था स्थानीय सरकार, उसको लाया गया। ठीक है, तो इसकी भी व्यवस्था है भारत में, मतलब लोकल गवर्नमेंट की व्यवस्था है। पंचायत जो आपके ग्राम पंचायत में पंच सरपंच होते हैं, या नगरीय निकाय जैसे नगर पंचायत है, नगर निगम है, नगर पालिका है, ये नगरीय निकाय है। और जो ग्राम पंचायत है, मतलब पंचायती राज सिस्टम है, उसमें ग्राम पंचायत होता है, जनपद होता है, जिला पंचायत होता है। तो इस प्रकार से त्रिस्तरीय पंचायती या त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था भारत के संविधान में की गई है। ठीक, इसके बाद सहकारी समिति। सहकारी समिति मतलब ऐसी समितियां जो सामान्य लाभ के लिए काम करती है और एक प्रकार से जिनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। ठीक है, जो भाषा, संस्कृति या किन्हीं भी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करती है। और ये आर्टिकल अनुच्छेद 43B में दिया गया है इनको। ठीक है, आर्टिकल 19 के तहत आप कोई भी सहकारी समिति बना सकते हैं, ये आपका मौलिक अधिकार है। ठीक, और ये सब दिया गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में इतने आर्टिकल आपके पास हैं। आर्टिकल 243 ZH से लेकर के ZT तक, मतलब आप जो पंचायती राज का आर्टिकल पढ़ते हैं 243, उसी में पहले में पंचायती राज है, फिर नगरीय निकाय है, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है। तो इसको आप याद रखिए आर्टिकल्स को। तो सहकारी समितियां हैं, मतलब लोग इकट्ठा होकर के समिति बना सकते हैं अपने संवर्धन के लिए या अपने हित के लिए। तो ये भी व्यवस्था भारत के संविधान में की गई है। अब इसके बाद देखते हैं संविधान की आलोचना। पहली आलोचना तो ये है कि उधार का संविधान है, मतलब हमने क्या किया है, बहुत सारे देश को संविधान से हमारे देश के संविधान को बनाया है। तो पहली आलोचना तो यही है, हौच पौच कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोला जाता है, उधार का संविधान बोला जाता है। ठीक है, तो इसको BR अम्बेडकर काउंटर करते हुए, जैसे स्टार्टिंग में भी बताया कि हमने क्या किया है, नकल नहीं किया है। ठीक है, हमने नकल नहीं किया है, हमने इसको क्या किया है, अपने ज़रूरत के हिसाब से, अपने ज़रूरतों के अनुरूप इसको क्या किया है, ढाला है। जैसे भारत में संघीय ढांचा अलग तरीके से बना है, कनाडा का संघ अलग है और अमेरिका का संघ अलग है। तो हमने हमारे ज़रूरत के हिसाब से संघीय व्यवस्था को मॉडिफाई किया है। ठीक, तो ये आलोचना किया जाता है और उसका काउंटर भी है। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि 1935 के अधिनियम का कार्बन कॉपी है, लेकिन 1935 का जो अधिनियम था वो ज़्यादातर उसमें क्या था, केवल प्रशासनिक चीज़ें ज़्यादा वर्णित थे। लेकिन जो हमारा देश का संविधान है उसमें आपको प्रशासनिक भी मिलेगा, राजनीतिक भी मिलेगा, न्यायपालिका का भी मिलेगा और लोगों के लिए भी अधिकार, कर्तव्य, ये सब चीज़ों का जिक्र आपको मिलेगा। इसके अलावा गैर भारतीय अथवा भारतीयता विरोधी है, ये आलोचना किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि उनका कहना है कि ये जो संविधान बना है वो भारतीयों की परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त नहीं था। ठीक है, तो उपयुक्त नहीं था और इन लोगों ने कहा है कि आपको वीणा बांसुरी चाहिए, लेकिन आपने बना दिया गिटार। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसकी आलोचना करते हैं कुछ लोग कि भारतीय विरोधी हैं। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो संविधान सभा के सदस्य थे वो ज़्यादातर क्या थे, बाहर से पढ़ के आए थे और भारत में रहकर पढ़े लिखे नहीं थे, है ना। ये भी एक आलोचना का कारण है। तो इसलिए भी भारतीय संविधान की आलोचना की जाती है। इसके अलावा एक आलोचना ये है कि गांधीवाद जो दर्शन है वो इसमें दूर रहता है, अलग रहता है। स्टार्टिंग में जैसे बताया कि पंचायती राज को क्या रखा गया था, DPSP में रखा गया था, बाद में वो लागू हुआ एक्ट बन के। ठीक, तो ये भी कारण है और गांधी जी भी इससे अलग रहे, तो ये भी इसकी आलोचना है। इसके अलावा इसकी आलोचना ये है कि यहाँ का जो आकार है संविधान का, आसानी से कोई समझ नहीं सकता। जैसे आप भारतीय संविधान को पढ़ने बैठेंगे तो आप नहीं पढ़ सकते, बहुत टाइम लगेगा, है ना, या आसानी से आपको समझ नहीं आएगा कि क्या प्रावधान है।
ठीक है, तो इसके आकार के कारण भी इसकी आलोचना की जाती है। और कुछ लोग इसको वकीलों का स्वर्ग बोलते हैं। वकीलों का स्वर्ग मतलब जिसको वकालत पता है वही क्या कर सकता है, अपने अनुसार संविधान की व्याख्या कर सकता है। तो जिनको वकालत पता है उन्हीं के लिए संविधान है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। ठीक है, तो ये इसकी आलोचना की जाती है। इसके बाद देखते हैं आपके जो कुछ इम्पॉर्टेंट टेबल हैं उनके बारे में। भारतीय संविधान पर एक नज़र देखते हैं। एक तरफ यहाँ पे भाग दिया हुआ है, ये है भाग, और यहाँ पर विषय लिखा हुआ है और यहाँ पर अनुच्छेद लिखा हुआ है। इसको आप ध्यान से देख लीजिए और याद कीजिए। ठीक है, भाग 1 में संघ और राज्य का क्षेत्र दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे आ जाएगा 1 से 4 तक। ठीक है, तो भाग 1 में संघ और राज्य का क्षेत्र दिया है, अनुच्छेद 1 से 4 तक। नागरिकता भाग 2 में है 5 से 11 तक। भाग 3 में है मौलिक अधिकार 12 से 35 तक। ऐसे आपको याद करना है, जितना याद कर सकते हो याद कीजिए। ठीक है, तो ये टेबल पूरा दिया हुआ है, इसको आपको याद कर लेना है। जो जो इम्पोर्टेंट है उसमें से कुछ बता देता हूँ आपको, जैसे भाग 1, 2, 3, 4, 5 इसको याद रखना है। 6 में राज्य सरकार, यहाँ तक याद रखना है। भाग 9 में पंचायत है। 9 के क में नगर पालिकाएँ हैं और 9 के ख में आपका सहकारी समिति, इसको याद रखना है। इसके अलावा केंद्र राज्य संबंध, ये सब चीज़ों को तो याद रखना ही है। निर्वाचन को याद रखना है, 15 में है। आपात उपबंध को याद रखना है और संविधान में संशोधन 20 में है, इसको याद रखना है। 18 में आपात उपबंध है। ठीक, इसको याद रखना है। इसके अलावा ये दिया हुआ है अनुच्छेद, कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स, इन लोगों को आपको याद रखना है। ये जो अनुच्छेद इधर दिया हुआ है और इधर जो है उसका प्रबंध दिया हुआ है। जैसे कि अनुच्छेद 1 को याद रखना है, संघ और राज्य क्षेत्र। 3 में नाम परिवर्तन होता है, जैसे अभी केरल का नाम परिवर्तन का चर्चा चल रहा है संसद में, लोकसभा से पास भी हो गया है ना। तो नाम परिवर्तन के लिए जो आर्टिकल यूज़ होता है वो आर्टिकल 3 होता है, इसको आपको याद रखना है। और ये संशोधन के तहत नहीं आता है ना, नाम अगर चेंज करना है किसी स्टेट का तो आर्टिकल 3 के तहत उसको चेंज कर सकते हैं। और ये सब आर्टिकल हैं उनको आप याद रखिए, 14, 16, 17, 19 जितना भी है। ये PYQ है, ये सब पूछा जा चुका है, इसलिए इसको टेबल में रखा गया है। ठीक है, ये सब आर्टिकल्स को आपको याद करना है। इसके बाद अनुसूची को भी याद करना है आपको। अनुसूची में क्या इम्पोर्टेंट है, पहली अनुसूची में क्या दिया गया है, राज्यों के नाम, न्यायिक क्षेत्र, ये सब दिया गया है। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते, विशेषाधिकार दिया गया है। तीसरी अनुसूची में ये है इम्पोर्टेंट, तीसरी अनुसूची में आपके शपथ का प्रारूप दिया गया है, लेकिन इसमें किसका किसका शपथ नहीं आता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो राष्ट्रपति का शपथ नहीं आता है, उपराष्ट्रपति का शपथ नहीं आता है और राज्यपाल का शपथ इसमें नहीं आता है, तीसरा अनुच्छेद में। चौथा अनुच्छेद आपके आरक्षण से जुड़ा हुआ है। पांचवा अनुच्छेद आपके अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़ा हुआ है, मतलब अनुसूचित जनजाति प्रशासन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। छठवां अनुसूची जो है आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इससे संबंधित है। इसको ट्रिक से याद रखिए, छठवां अनुसूची को ATMM ये ट्रिक है। ATM, जैसे ATM से आप पैसा निकालते हैं ना, और इसमें आपको याद रखना है कि मनी नहीं है, मतलब ATM में पैसा नहीं है। ठीक है, मनी इसमें नहीं है, तो मनी नहीं है तो इसमें ATMM क्या रहेगा, A से असम, T से त्रिपुरा, M से मिज़ोरम और M से मेघालय, ATMM। ठीक है, मनी नहीं है इसलिए बोला हूँ क्योंकि मणिपुर इसमें शामिल नहीं है। ठीक, तो इसको आप ट्रिक से याद रखिएगा। सातवां अनुसूची सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसमें क्या बताया गया है, 3 प्रकार की सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कितने विषय होते हैं ये बताया गया है और कितने अभी फ़िलहाल हैं और मूल रूप से कितने थे। तो संघ सूची में मूल रूप से 97 थे और अभी फ़िलहाल 98 विषय हैं, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। ये अपडेट होते रहता है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, अभी करंट में कितना सूची है उसको देख लीजिएगा। तो 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है, आपके
विषय से संबंधित है, जिसमें केंद्र संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची उसको शामिल किया गया है। इसके बाद है 8वीं अनुसूची जो भाषा से संबंधित है। इसको भी याद रखना है आपको कि भाषा में कौन सी भाषा कब जोड़ी गई, पहले कौन सी भाषा जोड़ी गई, ठीक है, और कितने मूल रूप से थे, उनको आपको याद रखना है। 9वीं अनुसूची जो भूमि सुधार, जमींदारी प्रथा, इन सब चीज़ों को पहले रखा गया था 9वीं अनुसूची में। और 9वीं अनुसूची इसलिए बनाया गया था, मूल रूप से तो 8 ही अनुसूची थे। 9वीं अनुसूची को इसलिए बनाया गया था क्योंकि ये अनुसूची में जो भी कानून डालेंगे उसका न्यायिक समीक्षा नहीं किया जा सकता, इसलिए 9वीं अनुसूची को बनाया गया था। लेकिन बाद में फिर 1975 के बाद इसमें फिर क्या बोला गया कि इसकी भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, मतलब इसमें जो कानून रहेगा उसकी जांच की जा सकती है। इसके बाद 10वीं अनुसूची, इसको याद रखिएगा, दल बदल कानून है जो आपका 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 से आया, ठीक है, दल बदल, इसके बारे में भी देखेंगे। और 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है और 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आपके स्रोत, कौन से देश से या कौन से अधिनियम से क्या क्या लिया गया है, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना ही है। भारत शासन अधिनियम से लिया गया है संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध, प्रशासनिक विवरण, ठीक है। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है संसदीय शासन, विधि का शासन, इसको याद रखना है, विधि का शासन, ठीक, कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, ठीक है, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदन। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, वहाँ से आपको मूल अधिकार लिया गया है। ये लिस्ट आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, मूल अधिकार, न्यायिक स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, ये सब सिद्धांत दिया गया है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति और राज्यसभा के नामांकन के लिए दिया गया है। कनाडा के संविधान से आपको संघ के बारे में आपको याद रखना है, विशेष तौर पर कनाडा के संविधान से संघ के बारे में जो भी प्रावधान है वो लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, उसको याद रखिएगा। जर्मनी के संविधान से आपातकाल के बारे में मूल अधिकार के स्थगन, जो बताया था कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके बाकी अधिकार आपके सस्पेंड हो जाते हैं। सोवियत संघ से आपका मूल कर्तव्य प्रस्तावना, ये लिया गया है। फ्रांस के संविधान से समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ये लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संशोधन की प्रक्रिया, आर्टिकल 368, ठीक है, और जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसको लिया गया है। तो ऐसे आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और जितने भी लेक्चर्स हैं उनका प्लेलिस्ट है, उनको देखिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।